हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे आगे चैप्टर 4 में अभिक्रियाओं की आणविकता एवं जटिल अभिक्रियाएं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें अभिकारक से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो जो अभिकारक में के अणु आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद ही रासायनिक क्रिया संपन्न होती है और टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक क्रिया से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी अणु टकराते हैं उन टक्करों में जो परमाणु भाग लेंगे वही कहलाते हैं उसकी आणविकता। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में टक्कर होना जरूरी है, जिसके कारण टकराने के बाद ही रासायनिक क्रिया आगे बढ़ेगी और प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो जो अणु संघट्ट सिद्धांत है या फिर उसको बोला जाता है कोलिजन थ्योरी, इसके अनुसार आणविकता का बताया गया आणविकता के बारे में और कहा गया कि अभिक्रिया के लिए जो टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता या फिर अणुकता कहते हैं। तो जैसे एक अभिक्रिया देख रहे हैं यहाँ पे, अमोनियम नाइट्राइट है, ये अकेला है तो इसमें अकेले टूट करके दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे HI दो ठो अणु है तो इसके दोनों अणु आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद रासायनिक क्रिया इसमें होगी और क्रिया के बाद प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो इसी प्रकार से अणुओं में जितने भी अणु आपस में टकरा कर रासायनिक अभिक्रिया को कराएंगे वो उसकी आणविकता कहलाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या है उसकी आणविकता कहलाती है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक अणु का अभिक्रिया भी हो सकती है। एक अणु का अभिक्रिया कब होगा? जब अभिक्रिया में केवल एक स्पीशीज ही भाग लेगा या एक ही अभिकारक भाग लेगा। जब अभिक्रिया में दो अणु या दो स्पीशीज एक साथ भाग लेते हैं और संघट्ट करते हैं, माने कि टकराते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होगी तो द्विअणु का अभिक्रिया कहलाएगी। त्रिअणु का अभिक्रिया में तीन स्पीशीज आपस में भाग लेंगे और टकराएंगे आपस में और टकराने के बाद रासायनिक क्रिया संपन्न करेंगे। तो ये अमोनियम नाइट्राइट का जो अपघटन है, इसमें अमोनियम नाइट्राइट अकेला है और यहाँ से दो N इधर है तो ये N2 बनाएगा और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के 2H2O बनाते हैं। तो ये समीकरण संतुलित है क्योंकि इधर भी 2 नाइट्रोजन है तो इधर भी 2 नाइट्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसमें एक ही अणु अमोनियम नाइट्राइड है और यही संघट्ट में भाग लेगा, माने टक्कर में भाग लेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये कहलाएगा एक अणु अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है HI, इसके दो अणु यहाँ पे लिए गए हैं तो ये दोनों अणु आपस में टकराएंगे, संघट्ट करेंगे, उसके बाद इसका विघटन होता है तो H2 और I2 माने हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बनती है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 आयोडीन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन है, ये भी संतुलित है। तो यहाँ पे 2 अणु संघट्ट में भाग ले रहे हैं तो ये द्विअणु अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें देखते हैं, तो इस अभिक्रिया में NO का 2 अणु है, ये त्रिअणु का अभिक्रिया है। इसमें NO के 2 अणु लिए गए हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के और यहाँ पे ऑक्सीजन है उसका 1 अणु लिया गया है तो 2 और 1 3 अणु हुए। ये तीनों आपस में टकराएंगे, संघट्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे NO2 का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसमें संघट्ट में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 3 है तो ये कहलाएगा त्रिअणु अभिक्रिया। अब यहाँ पे इस सिद्धांत से कुछ निष्कर्ष निकलता है जो है
कि जो अभिक्रिया की आणविकता है वो एक सैद्धांतिक धारणा है, माने कि एक सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी अभिक्रिया होगी तो इतने इतने अणु इसमें भाग लेंगे और इसमें टकराएंगे, ऐसा बस सिद्धांत दिया गया है। पर जो वास्तव में प्रयोग में क्या होता है उसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। तो जो आणविकता शून्य नहीं हो सकती, ऋणात्मक भी नहीं हो सकती और प्रभाजी भी नहीं हो सकता और अनिश्चित व काल्पनिक भी नहीं हो सकता। उसके बाद 3 त्रिअणुक तक तो यहाँ पे मिल सकता है। त्रिअणुक तक माने आणविकता 3 हो सकती है, क्योंकि 3 अणु आपस में टकरा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जब अणु रहेंगे, जैसे 4, 5, 8, 10 या 12 अणु रहेंगे, तो वे आपस में नहीं टकरा पाते हैं और टकराएंगे भी तो एक साथ एक ही जगह पे नहीं टकराएंगे। 3 अणु कहीं पे तो 3 अणु कहीं पे तो और 3 अणु कहीं पे, अलग अलग वो टकराएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप टकराते हैं। एक साथ 10 अणु या 8 अणु या 7 अणु आपस में नहीं टकरा पाते हैं, तो उसकी जो आणविकता का मान होता है वहाँ पे 3 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो 3 से ज़्यादा जो आणविकता होगी जिस रासायनिक अभिक्रिया की, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें 4 से ज़्यादा आणविकता वाली अभिक्रियाएं आती हैं और उसकी जो अभिक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप उसमें होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं जटिल अभिक्रिया का। तो ये है KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4। तो इसको लेंगे तो इसमें गिनते हैं अभिकारक के अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे 3, 6, 9 और 1 इसका 10। तो यहाँ पे 10 अणु हैं। तो यहाँ पे 10 अणु हैं तो 10 अणु तो टक्कर में एक साथ भाग नहीं ले पाएंगे। अगर टकराएंगे भी तो एक साथ नहीं टकरा पाएंगे, इसलिए इसकी आणविकता 10 नहीं होगी। और ये प्रकार है एक जटिल अभिक्रिया का, जिसके कारण इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्टेप बाय स्टेप क्रिया के बाद बनता है। एक और अभिक्रिया देखते हैं। इसमें 2H2O2 माने हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब क्षारीय माध्यम में I- के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे 2H2O प्लस O2 बनता है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे इसका जो दर देखेंगे वो उस स्टेप के द्वारा दिया जाएगा। ये एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इसको माना गया है। तो जो जटिल रासायनिक अभिक्रिया होगी वो स्टेप बाय स्टेप कई स्टेप में होगा। तो जिस स्टेप की गति बहुत कम रहेगी या जो स्टेप बहुत धीमी गति से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसी स्टेप को उसमें दर निर्धारित करने के लिए लिया जाता है। तो उस स्टेप को दर निर्धारक माना जाता है उस अभिक्रिया के लिए। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में दर निकालने से पहले हम लोग देखेंगे कि यह अभिक्रिया कितने स्टेप्स में पूरी होती है। इस अभिक्रिया को देखने के लिए ये जो अभिक्रिया है 2 पदों में संपन्न होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले H2O2 लिया गया था। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया रहती है, क्योंकि H2O2 के अणु एक ही अणु हैं, जो कि दर निर्धारक पद में एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। H2O2 है और यहाँ पे I- जो लिया गया है उसके साथ पहले रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा H2O प्लस IO-। फिर ये IO- जो बना है यहाँ पे ये माध्यमिक यौगिक के रूप में बनता है। तो माध्यमिक यौगिक यहाँ पे एक H2O2 यूज हुआ है। अब दूसरा H2O2 के साथ ये माध्यमिक यौगिक रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा H2O प्लस I- प्लस O2। तो यहाँ पे माध्यमिक यौगिक यहाँ जो बना था वही ये पहला स्टेप कहलाएगा, ये कहलाएगा दूसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में माध्यमिक यौगिक का निर्माण हुआ और यही माध्यमिक यौगिक दूसरे स्टेप में उत्प्रेरित करने का काम किया
और दूसरे स्टेप को प्रोडक्ट तक पहुंचाने के बाद यहाँ पे जो आई माइनस था शुरू में जो उपयोग हुआ था वो जस का तस यहाँ पे निकल गया, माने कि अभिक्रिया में ये बस माध्यमिक यौगिक के निर्माण में भाग लिया और प्रोडक्ट में जस के तस निकल करके अपने पूर्व रूप में आ गया। तो इस प्रकार से जटिल अभिक्रियाएं स्टेप बाय स्टेप होती हैं जिसमें माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है और अभिक्रिया की जो दर है या रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए सबसे धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया का चयन किया जाता है। इसके लिए ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इसके लिए जब दर निकालेंगे तो H2O2 के सांद्रण पर ही दर उसका निर्भर करेगा और यही फर्स्ट स्टेप इसका दर निर्धारक होगा। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे पूरे अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ हो जाएगा दर बराबर माइनस डी H2O2, माइनस इसलिए है क्योंकि अभिकारक है, इसमें समय के साथ कमी होगी, अपॉन dt इक्वल टू के, और ये दर निर्धारक पद है तो के के साथ H2O2 को कॉन्सेंट्रेशन इंटू आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू हुआ है, तो ये इसमें दर निर्धारक पद हो जाएगा जो माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर रहा है। ये हो गया जटिल अभिक्रियाएं। उसके बाद हम लोग अभिक्रिया की कोटि पिछली क्लास में पढ़े थे और आणविकता अभी पढ़े, तो इन दोनों में जो सामान्य सा अंतर है, साधारण सा अंतर दिया गया है, उसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं समाकलित दर समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समाकलित दर समीकरण द्वारा हम लोग dx/dt के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो ये कहलाता है समाकलित दर समीकरण। तो एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए कि AA प्लस BB आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसके लिए जो समाकलित दर समीकरण लिखेंगे उसको अवकलित दर समीकरण से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू के a का घात r और b का घात q। तो यहाँ पे r और q a और b के इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता, इसलिए यहाँ पे a और b ना लिख करके स्मॉल r और स्मॉल q लिया गया है, क्योंकि r इक्वल टू a हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और q इक्वल टू b हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जो समाकलित दर समीकरण है उसको हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि में 0 से लेकर 3 अभिक्रिया की कोटि तक पढ़ा था। तो 0 कोटि के लिए भी देखेंगे समाकलित दर समीकरण, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए भी देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं 0 कोटि की अभिक्रिया या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए एक अभिक्रिया लेते हैं। तो 0 कोटि की अभिक्रिया कब कहलाएगी? जब अभिक्रिया की दर 0 कोटि की अभिक्रिया तब कहलाती है जब जो अभिक्रिया की दर है अभिकारक के सांद्रण पे कभी भी निर्भर नहीं करेगी। माने जो अभिकारक है उसके सांद्रण पे इस अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करेगी, माने कि इस के सांद्रण से इसको कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा, तो ये कहलाएगा 0 कोटि की अभिक्रिया। तो इसके लिए एक अभिक्रिया देखते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके लिए जो तात्कालिक दर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, या इसको तात्क्षणिक दर भी बोलते हैं, तो माइनस डी और ये मोलर सांद्रण के रूप में r/dt इक्वल टू के, r को सांद्रण के रूप में इसी को लिखा गया है, और जीरो यहाँ पे 0 कोटि अभिक्रिया है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे 0 लगाए हैं। अब इसी समीकरण को अगर इधर हम लोग लिखेंगे तो r किसी भी संख्या का घात जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो r का घात 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यही समीकरण इस रूप में बनेगा।
यहाँ से लिया गया है माइनस dr/dt इक्वल टू के हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1, तो k इंटू 1 इक्वल टू के। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस dr बराबर के dt। तो यहाँ पे माइनस को इधर से इधर पक्षांतर कर दिया गया है। उसके बाद अगर इसका समाकलन करेंगे, जो दोनों पक्ष है ये है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के इधर है राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ को समाकलन करेंगे तो ये है समाकलन का चिन्ह। और समाकलन करेंगे तो इसी को लिखेंगे समाकलन के चिन्ह के साथ। तो समाकलन dr का मान होता है r और समाकलन के dt का मान होता है माइनस तो रहेगा ही के टी प्लस आई। यहाँ पे जो आई है वो समाकलन स्थिरांक कहलाता है। उसके बाद अगर इसमें इस वाले समीकरण में देखते हैं कि आई का मान निकालने के लिए तो आई का प्रारंभिक सांद्रण निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर t बराबर 0 और r बराबर r0 रखेंगे तो इसी समीकरण में r बराबर r0 और t बराबर 0 माने 0 टाइम पे जो रिएक्टेंट की सांद्रता है वो भी 0 रहेगा। तो r0 और t बराबर यहाँ पे 0 रखे हैं तो इसी समीकरण से ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i बराबर r0। तो इस समीकरण में i बराबर निकल गया r0। अब इस वाले मान को फिर से यहाँ पे रखना है। ये समीकरण 1 है और यहाँ से i का जो मान निकला उसको यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर माइनस के टी प्लस आई के जगह में r0। तो इस समीकरण से i का मान यहाँ से रखने पे ये समीकरण मिला। तो ये हो गया r बराबर माइनस के टी प्लस r0। अब यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के टी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये के टी हो गया बराबर r0 और ये इधर आकर के माइनस r हो गया। अब के इसको फिर से पक्षांतर किए तो इधर के टी इंटू में था तो टी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। के बराबर r0 माइनस r/t। तो यहाँ पे के का मान निकल गया 0 को टी अभिक्रिया के लिए। तो यही है, इसको दर स्थिरांक है के, टी है टाइम, r0 है t बराबर 0 पे रिएक्टेंट का सांद्रण और r है t टाइम पे रिएक्टेंट का सांद्रण जो कि 0 को टी अभिक्रिया के लिए निकलता है। अब इस समीकरण के आधार पे अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे 0 को टी अभिक्रिया के लिए तो समय और सांद्रण के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो माइनस के इसका ढाल मिलता है और इसके अंतःखंड का मान r0 रहता है। माने कि सांद्रण और समय के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो इसके ढाल का मान माइनस के मिलेगा, ये जो ढाल है उसका मान, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो अंतःखंड है, अंतःखंड को बोलते हैं m, तो इसका मान आएगा r0 और ढाल को बोला जाता है स्लोप या फिर c जिसका मान आता है माइनस के। और यह y बराबर mx प्लस c जो कि सरल रेखा का समीकरण है उससे मिलता है। अब दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं 0 को टी अभिक्रिया के लिए। तो सांद्रण और अभिक्रिया की दर के बीच जब खींचा जाता है तो एक सरल रेखा मिलती है यहाँ से। अब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के अणु से प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो उसके लिए जो भी समय लगता है उस समय का आधा, जैसे कोई अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी हो रही है, माने कि अभिकारक का पूरा भाग प्रोडक्ट में 10 मिनट में चेंज हो रहा है, तो अभिकारक का आधा भाग को प्रोडक्ट में बनने के लिए जो भी समय लगेगा वो कहलाएगा उसका अर्ध आयु। तो आधा टाइम को बोलते हैं अर्ध आयु। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आधा भाग को चेंज होने के लिए
जो समय लगेगा वो कहलाएगा अर्ध आयु काल। और किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट को या अभिकारक को आधा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो कहलाता है अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। और अर्ध आयु काल में जो रिएक्टेंट की सांद्रता रहेगी या अभिकारक की सांद्रता रहेगी वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, या फिर इंग्लिश में इसी को बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड या फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें जो टी रहता है टाइम को उसको अर्ध आयु काल में टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, और जो सांद्रता रहता है अभिकारक का उसको भी हाफ में प्रदर्शित करेंगे। तो जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसके बटा 2 कर देंगे। तो टी बराबर टी हाफ और आर बराबर आर जीरो बटा 2, क्योंकि आधा हो गया टी हाफ में। तो जो समीकरण कहाँ से मिला था, ये समाकलित दर समीकरण से मिला था जीरो ऑर्डर के लिए। अभी हम लोग पढ़े हैं आर बराबर होता है -KT प्लस आर जीरो। तो इसी के अनुसार इन दोनों के मान को इसमें पुट करना है। तो टी के जगह में क्या आ जाएगा, टी हाफ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आर है उसके जगह में आ जाएगा आर जीरो बाई 2। तो यहाँ पे आर जीरो बाई 2 इक्वल टू ये हो गया आर जीरो, और ये -KT के जगह -KT हाफ ये हुआ। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर -KT है, टी हाफ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +KT हाफ हो जाएगा इक्वल टू, अब ये जो आधा है आर जीरो का आधा भाग है उसको आर जीरो से घटाएंगे, इधर प्लस में है कुछ नहीं हमारे प्लस है यहाँ पे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आर जीरो से इसको घटाएंगे तो 1 आर जीरो से आधा आर जीरो माइनस होगा, तो यहाँ पे आधा आर जीरो बचा, माने कि आर जीरो बाई 2 बचा। अब इसको फिर से यहाँ पे पक्षांतर किए तो यहाँ के और टी हाफ जो है इंटू के रूप में है, तो यहाँ पे टी हाफ है और के इधर नीचे आ गया, तो ये जो के इधर नीचे आ जाएगा, बाकी सेम का सेम उतार है। तो ये हो गया समीकरण किसके लिए, अर्ध आयु काल के लिए या फिर टी हाफ के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो इसके अनुसार जो हम लोग एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल माने कि टी हाफ अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यह क्या है, अभिकारक की सांद्रता और जीरो टाइम पे, माने जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो ये प्रारंभिक सांद्रता हुई अभिकारक की। तो अर्ध जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका जो टी हाफ है या अर्ध आयु काल है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ऊपर है तो समानुपाती होता है। ये हो गया। अब यहाँ से यह जो टी हाफ निकला उसी समीकरण से हम लोग टी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टी क्या होता है, रिएक्शन को पूरा होने में लगने वाला समय, माने कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला समय है टी। तो इसी समीकरण को हम लोग फिर से पक्षांतर करके क्या निकाल लेंगे, टी का मान। तो यहाँ पे आर बराबर आर जीरो माइनस के टी हुआ, और यहाँ पे अगर हमें ज्ञात है कि ये होता है आर बराबर आर जीरो माइनस के टी होता है, और अभिक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट की सांद्रता पूरा इधर ख़त्म हो जाएगा, माने इस तरफ रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट पूरा ख़त्म होकर के किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो इधर रिएक्टेंट की सांद्रता क्या बचेगी, 0 बचेगी, आर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पद तो 0 हो गया। अब इसी को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा आर जीरो इक्वल टू के टी। अब यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करें, माने कि पक्षांतर करेंगे तो ये टी इक्वल टू हो जाएगा, ये इंटू में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा के, तो आर जीरो के। तो किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम है उसका समीकरण है
T इक्वल टू R0K। यहाँ पे जो चीज़ें हमेशा याद रखने वाली हैं, जो भी ऐसे बड़े ब्रैकेट में दिया है उसको हमेशा के लिए याद रखना है। जैसे कि T बराबर R0/K, T½ बराबर R0/2K, इसको भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक देखे थे K बराबर R0 माइनस R/T, इसको भी याद रखना पड़ेगा। ये सब जो ऐसे ब्रैकेट में दिया रहेगा या फिर डिब्बा बना कर दिया है, उसको हमेशा के लिए याद रखना है, ये आगे काम आएंगी। उसके बाद जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके अभिलक्षण। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया हैं वो स्थिर वेग से आगे बढ़ती हैं, माने कि इनका वेग स्थिर रहता है। इन अभिक्रियाओं का जो अर्ध आयु काल है वो प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है तथा दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती हुआ, लेकिन K यहाँ पे नीचे में है तो K क्या है, दर स्थिरांक है, तो यह K के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद जो दर स्थिरांक की इकाई है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या इंग्लिश में लिखेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। यह है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की जो इकाई है, दर स्थिरांक की इकाई। उसके बाद जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।